नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उन चुनिंदा क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना यही करना करता हूँ कि आप पेपर को फोड़ के आएँ और अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान कब 1965 के भारत-पाक के युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम आज की क्लास को थोड़ा फास्ट करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो हराया था, वो पानीपत के युद्ध में। कब? पानीपत के में। तो दोस्तों 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन-सा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों ये है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539। कब? 26 जून 1539 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध? हुमायूं और शेरशाह के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा हल्दी घाटी का युद्ध? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो वो कौन-सा विरासत स्थल हो जाएगा? तो आपका हम्पी। कौन-सा? हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि कर्नाटक में स्थित हम्पी वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली का है। कौन-सा द्रविड़ शैली का है? हम्पी आपका। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्यकाल में हम्पी विजयनगर की राजधानी हो जाती थी। तो मध्यकाल में हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर की। किसकी दोस्तों? विजयनगर की। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। तो दोस्तों आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन-सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये आपके मतलब ये आपकी पूरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोधगया में भगवान बुद्ध। कहाँ? बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान बुद्ध ने जो अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती से दिए थे और प्रथम उपदेश सारनाथ से। कहाँ? सारनाथ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? तो अशोक द्वारा जो निर्वाचित धार्मिक अधिकारी थे, वो आपके जाने जाते थे धम्म। कौन-सा? धम्मा महंता के। कौन-सी? धम्मा महंता के नाम से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि श्रृंगारिक मूर्तियाँ वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन-सा मंदिर सुप्रसिद्ध है? तो श्रृंगारिक मूर्तियों के लिए कौन-सा मंदिर हो जाएगा? खजुराहो। कौन-सा? खजुराहो का मंदिर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली कौन सी? दोस्तों नागर शैली के लिए खजुराहो का मंदिर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप खजुराहो का मंदिर किस शैली के लिए? नागर शैली के लिए। यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्पी और मीनाक्षी द्रविड़ शैली के मंदिर है। कौन से? हम्पी और जो मीनाक्षी मंदिर है वो द्रविड़ शैली। किस शैली की? द्रविड़ शैली को। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल की प्राकृतिक तो ताजमहल की जो प्रतिकृति है तो बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल की प्रतिकृति तो इसे ताजमहल जो बीबी का मकबरा को ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं। तो ये औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। और इसे बनवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कि नेक्स्ट पॉइंट इसके देख लेते हैं कि चंद्रनगर फ्रांस का उपनिवेश था। तो कौन सा फ्रांस का उपनिवेश था? चंद्रनगर, जिसे 1950 में भारत में मिला लिया गया। कब? 1950 में। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। तो वैदिक काल के जो देवता थे उनका सही क्रम क्या होगा? अग्नि होगा। कौन? अग्नि होगा, इंद्र होगा, सोम होगा, तरुण होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासन के दौरान निर्मित की गई थी? तो चोल के दौरान। किसके? चोल के दौरान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया? आपका तमिल में। किसमें? तमिल में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि शास्त्र और गोला कौन-सा? शस्त्र और गोला, बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो शस्त्र अधिनियम के बारे में बताना है कब पारित किया गया था आपका? आपका 1950। कब? दोस्तों 1950 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तापित किया गया था? तो वो जो अधिनियम था दोस्तों वो आपका अधिनियम हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? तो दोस्तों जो ऋग्वेद है, कौन सा ऋग्वेद, इसको 10 मंडलों में, किसमें 10 मंडलों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट इसी के पॉइंट दोस्तों कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं कि इनमें से जो 2 से 7 है, कौन से मंडल में 2 से लेकर 7वां जो मंडल है वो आपके प्राचीनतम अंश है। कौन सा प्राचीनतम अंश है? नेक्स्ट है कि प्रथम और दसम मंडल, कौन सा पहला और 10वां जो मंडल है ये आपके जोड़े गए हैं, कौन सबसे बाद में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी बताना है, तो देखते हैं कौन से आपके ऑप्शन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है मदुरै, विशाखापट्टनम, कांचीपुरम, तंजावुर। तो आपका कांचीपुरम हो जाएगा, यह आपकी राजधानी हो जाएगी किसकी? पल्लव राजवंश की। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम। तो दोस्तों थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, जो आपकी डिटेल में हो जाएगा कि पल्लव राजवंश की राजधानी आपकी कांचीपुरम हो जाएगी। कौन सी? कांचीपुरम। नेक्स्ट है कि मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। तो मदुरै किसकी राजधानी थी? पांड्य वंश की। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरै साथियों। फिर क्या तंजौर जो है चोल राजवंश की राजधानी। तो चोल वंश की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। कौन सी? तंजौर थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो मुंबई शहर में, कहा? मुंबई शहर में हुई थी। और कब हुई थी? 1885 में। ओके, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो ए.ओ. हिम थे। कौन? ए.ओ. हिम थे। और पहली जो इसकी बैठक हुई थी, मतलब इनका जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो 1885 में ही हुआ था। कब? 1885 में हुआ था। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक फव्वारा, तो कौन सा ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज? तो ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज जो हो जाएगा किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। तो दोस्तों हैदराबाद किसकी राजधानी हो जाएगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7वीं शताब्दी, कौन सी? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर, कौन सा? थानेश्वर और कन्नौज सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो कौन विराजमान हुआ था? तो हर्षवर्धन। कौन सा? हर्षवर्धन आपके विराजमान हुए थे 7वीं शताब्दी में। कहाँ? थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर। नेक्स्ट प्रश्न चाहते हैं, इसी की व्याख्या थोड़ा दिए गए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। दोस्तों हम जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वही पढ़ा रहे हैं, जो व्याख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट तो वो व्याख्या करवा रहे हैं। तो थोड़ा डिटेल से देखिएगा कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साल थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन के विराजमान हुए। कौन? हर्षवर्धन। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त सेकंड। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय चौथी शताब्दी के गुप्त वंश के शासक थे। तो द्वितीय चौथी शताब्दी के गुप्त वंश के संस्थापक शासक कौन थे? शासक आपके चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि राजेंद्र चोल फर्स्ट। कौन? राजेंद्र चोल फर्स्ट हो जाएंगे। 11वीं के महान सचोल शासक हो जाएंगे। कौन से? 11वीं के। तो कृष्णदेव सोलंकी। कौन? कृष्णदेव सोलंकी आपके साथ विजयनगर के शासक। कहाँ के? विजयनगर के शासक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने, तो आपका मिसिंग है तो देख लेते हैं। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि तुलसीदास रामचरित, देखिए जो आपके रामचरितमानस है, कौन? रामचरितमानस, इसे तुलसीदास ने लिखा। किसने? तुलसीदास ने लिखा है। तो तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा है? तो इसे अवधी भाषा में। कौन सी? अवधी भाषा में। दोस्तों रामचरितमानस ने 15 लिखे हैं। कितनी? 15 रचनाएं की है। उसमें से एकमात्र जो उनकी पुस्तक है रामचरितमानस, उसको इन्होंने अवधी भाषा में लिखा। और जो उनकी अदर 14 रचनाएं हैं उसको इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। किसमें? ब्रज भाषा में। जैसे एक आपकी रामचरितमानस की अवधी में लिखी गई रामचरितमानस। और नेक्स्ट देख लेते हैं इसी पॉइंट कुछ आपका यही दोस्तों दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि ऐतिहासिक स्मारक, कौन सा? ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर। कौन सा? तलातल घर। तो तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हो जाएगा? असम में। कहाँ? असम में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर असम राज्य में स्थित है। कहाँ? असम राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है कि उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुके हैं कि कोणार्क मंदिर उड़ीसा में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विक्टोरिया महल कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशिक की राजधानी क्या थी? तो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशिक की राजधानी हो जाएगी आपकी पुडुचेरी। क्या? पुडुचेरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुडुचेरी है। और जो आपका पुर्तगाल का उपनिवेश रहा था वो आपका कोचीन। तो कौन सा? कोचीन। दोस्तों ये पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी जो थी वो कोचीन थी। सबसे पहले भारत में जो आए थे पुर्तगाली आए थे, और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। और गोवा को पुर्तगालीन का उपनिवेश लास्ट तक रहा था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को कहा जाता था पूरा पाषाण युग। कौन सा? पूरा पाषाण युग। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, धातुओं में सबसे पहले तांबा आग बनाया। तो धातु में सबसे पहले आपका कहेगा कि सबसे पहले कौन सी धातु यूज की गई, तो तांबा आपका हो जाएगा। ओके, तांबा या कॉपर कहें तो और इस काल को जो काल था वो आप ताम्रपाषाण युग कहलाया। कौन सा? ताम्रपाषाण युग कहलाया। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया?
तो आपको बताना है जो फ्रांस से आती है फ्रांसवा वार्नियर है, ये भारत किस वर्ष में आया था। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आपके ऑप्शन हो जाएँगे 1655, आपका 1656 हो जाएगा, 1678 हो जाएगा, 1658, 1662। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1656। तो आप जो फ्रांसवा थे, कौन सा फ्रांसवा वार्नियर थे, ये 1656 में भारत आए थे। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि नया पॉइंट आया है दोस्तों। तो नया पॉइंट के फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वार्नियर 1656 में मुगल बादशाह शाहजहाँ के काल में आया था। तो इस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो वर्नियर थे फ्रांसवा वर्नियर 1656 में किसके काल में है, शाहजहाँ के काल में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने मुगल साम्राज्य को उल्लेख इतिहास ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में किया। तो क्या क्या ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। तो दोस्तों दोनों कहाँ शुरुआत किया गया, अहमदाबाद से। कहाँ से, अहमदाबाद साबरमती। ओके, साबरमती आश्रम से लेकर, तो ये जो गए थे वो दांडी तक। कहाँ, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गए थे नमक कानून तोड़ने के लिए। तो इन्होंने जो नमक सत्याग्रह किया था, तो इनमें टोटल दूरी जो चली थी 241 मील। कितनी, 241 मील। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी में पॉइंट दिया गया कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 में, कब, 12 मार्च 1930 में की गई थी। कहाँ से गई, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। और कहाँ तक गई थी आपकी, दांडी, दांडी तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो उर्स महोत्सव किस सूफी संत की याद में मनाया जाता है, आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी में देख लेते हैं, थोड़ा पॉइंट दिए कि अजमेर में उर्स महोत्सव जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार, मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि सलीम चिश्ती, क्योंकि इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो सलीम चिश्ती का मकबरा जो हो जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा, सलीम चिश्ती का मकबरा दोस्तों हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि हजरत निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ, हजरत निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था। तो बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था, तो दोस्तों बनवाया था आपका, इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन तो दिया नहीं है, ना तो 1534, ना 1526, ना तो आपका 1502, नहीं तो 1601 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका नहीं दिया इसमें, तो उसको भी जान लेते हैं। तो इसको जो किया था वो 1572 का 1572 में। तो आपका करेक्ट आंसर 1572 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख लेना 1572 हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट की है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुस्तक द इंडिया ऑफ फ्रीडम, कौन सी पुस्तक, द इंडिया ऑफ फ्रीडम माई ड्रीम्स, कौन सी पुस्तक जो है आपकी द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये किसने लिखी है। तो ये लिखी है आपके, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने आपकी पुस्तक लिखी है, कौन सी, द इंडिया, कौन सी, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम जो पुस्तक लिखी है वो आपकी लिखी है महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट इनकी और पुस्तकें दोस्तों दी गई हैं, जैसे आपकी हो जाए राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक, कौन सी, राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, कौन सी, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड आपकी हो जाए राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो आपकी जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई की एक पुस्तक हो जाएगी भारत विभाजन, कौन सा, भारत विभाजन की रचना जो की है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो दोस्तों ये जो आपकी पुस्तकें हैं ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तो इन्हें प्लीज़ नोट डाउन कर लेना और अपने पेपर से पहले इसे याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905, कब, 1905 में। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। जो लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 19 जुलाई 1905 को, कब, 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ, कब, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मज्म उल बहरैन, कौन, मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था। तो पुस्तक, कौन सी पुस्तक, मुज्म उल बहरैन लिखने वाला पुस्तक जो शासक हो जाएगा दारा सिको। कौन, दारा सिको ने मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखी है। इसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए कि बाबर ने तुझ ए बाबरी, कौन से, बाबर ने तुझ ए बाबरी नामक पुस्तक की रचना की। तो उस हिसाब से पूछेगा एग्जामिनर कि तुजुक ए बाबरी, कौन से, तुजुक ए बाबरी पुस्तक की रचना किसने की, तो बाबर ने। आपसे पूछेगा, ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन सा, हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा पूछता है कि पुस्तक की रचना किसने की, तो आपकी हुमायूंनामा की जो पुस्तक की है वो गुलबदन बेगम ने, किसने, गुलबदन बेगम ने। और गुलबदन बेगम जो सिस्टर थी वो हुमायूं की सिस्टर थी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो हेलियोडोरस स्तंभ आपका कहाँ हो जाएगा? तो आपका विदिशा। कहाँ? विदिशा। दोस्तों विदिशा कहाँ पड़ता है आपका? जो आपका विदिशा जो है वो आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने किया था। कब? 110 ईसा पूर्व हेलियोडोरस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि यह स्तंभ गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। तो जो आपका हेलियोडोरस है, कौन सा? हेलियोडोरस स्तंभ को गरुड़ ध्वज, क्या गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि आई एम नेवर समथिंग बिकॉज़ यू, मतलब आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों मैं कब तक अपना चैनल ऐसे ही रखूँगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छे से अच्छा कुछ करूँगा। और जैसे आप चाहिए, अगर आपको मैथ का टीचर चाहिए, हिंदी का टीचर चाहिए, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आज आपके लिए मैथ और हिंदी के टीचर जो देंगे उसको भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।